नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लासरूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजन सीरीज का प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का ये हमारा दूसरा क्लास है, जो हम राजन सीरीज का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो आपका एक पार्ट हमने उसमें 89 क्वेश्चन लगभग हमने करा दिए थे। इसके बाद ये दूसरा पार्ट है जो हम 90 क्वेश्चन से लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता आपको माना जाता है चार्ल्स ग्रांट को। किसे? चार्ल्स ग्रांट को। इसका आपका ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 91 नंबर क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद द्वारा बनाया गया? तो यह आपका बनाया गया था अनुच्छेद 21 का के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 21 का के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 92, उड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? तो उड का घोषणा पत्र आपका आया था 1854 में। कब आया था? 1854 में। ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही जवाब है। 93 नंबर क्वेश्चन है, देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई है? यह आपके 1991 शिक्षा नीति के तहत की गई है। कब की गई है? 1991 शिक्षा नीति के तहत की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो यह आपका अनुच्छेद 21A से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? 21A से प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? यह आपका उल्लेखित है अनुच्छेद 350A में। ठीक है, किसमें? 350A में। अगर कोई भी भाषा से संबंधित अगर आता अनुच्छेद तो यह आपका किसमें चलाता है? 350 में। ठीक है, और यह मातृभाषा का बात किया है तो यहाँ पर 350A आपका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो 1882 के पहले आपका कोठारी आयोग आया था। कौन सा आया था? कोठारी आयोग। तो इसकी अध्यक्षता आपका DS कोठारी महोदय ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा 97 नंबर क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है, इनका क्षेत्र क्या है? ग्रामीण को शिक्षित करने से संबंधित है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही जवाब है। 98 नंबर क्वेश्चन है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने का संबंध है, तो सभी को शिक्षित उपलब्ध कराने से संबंधित आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी है, नवोदय विद्यालय भी है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद भी। इसलिए इसका उपयुक्त सभी जो ऑप्शन नंबर दा बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन है, BEP क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा बेसिक शिक्षा परियोजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेसिक शिक्षा परियोजना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है, तो बच्चों का नामांकन वृद्धि करना। बिल्कुल सही बात है। बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना। हाँ बिल्कुल सही बात है। स्कूल आने के लिए प्रेरित करना। हाँ ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि इसका चारों जो है ऑप्शन बिल्कुल सही, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार सन 1992 संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया है? यह आपका बांटा गया है 23 खंडों में। कितने खंडों में बांटा गया है? 23 खंडों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 102 नंबर, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सुझाव आपका किसने दिया था या कब दिया गया था? तो यह आपका दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। कब दिया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका है NPET
EGEL में किस कक्षा का अपवंचित लड़कियों के अध्ययन के लिए प्रावधान किया गया है? तो यह आपका 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को जो है, लड़कियों को जो है, वंचित लड़कियों को जो है शिक्षित करने के लिए जो है यह प्रावधान लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 104 नंबर क्वेश्चन है, जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करा रही हैं? यह आपकी वित्तीय सहायता आपका यूनिसेफ करा रहा है। कौन करा रहा है? यूनिसेफ आपका करा रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया है। तो आपका सुझाव जब आया था 1986 का शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूछा गया यहाँ पे, तो वह आया था वो आपका एक बार 10 और 10+2 और फिर इसके बाद +3, यानी कि आपका यहाँ पे हाई स्कूल, फिर यहाँ पे हो जाएगा इंटर तक, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन हो जाएगा। ये आपका 10+2+3 आपका बात की गई थी। लेकिन अब इस समय जो 2022 की नई शिक्षा नीति है, यहाँ पे ये बदलाव हो चुका है। ठीक है, चलिए जब वो आएगा तो उसको हम बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू हुई? तो यह आपकी योजना लागू हुई थी आपकी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, कौन सी हुई थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। हालांकि आपकी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो है पूरी तरीके से जो है आपका लागू हुई 1987 में हुई थी। ठीक है, कब हुआ था? 1987 से 88 में। ठीक है, लेकिन वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ही लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल चलो अभियान का अंग है। स्कूल चलो अभियान से तात्पर्य यह है कि सर्व शिक्षा अभियान से। किससे? सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, नहीं लिखा होता तो पहले पेंसिल का एक चित्र बना के विद्यालय में सर्व शिक्षा अभियान। और ये आपका सर्व शिक्षा अभियान कब चला गया था? यह आपका चलाया गया था 2004 में। एक सेकंड, सॉरी, सन 2000 में। सर्व शिक्षा अभियान आपका कब आया था? यह आपका आया था सन 2000 में। कब आया था? सन 2000 में ये चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था कि प्राथमिक स्कूल में पाठ्य सामग्री, शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 109 नंबर क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है। यह किससे संबंधित है? यह आपका जो है माध्यमिक बालिका शिक्षा से संबंधित है। किससे है? माध्यमिक बालिका शिक्षा से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित, ये आपका गलत हो जाएगा। पहला बा वाला उच्च शिक्षा से, ये भी गलत आपका हो जाएगा। देखिए माध्यमिक शिक्षा से है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए बालिका शिक्षा, है ना। और यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन नंबर जो द है, प्राथमिक बालिका शिक्षा से नहीं, बल्कि यहाँ पे माध्यमिक बालिका शिक्षा से होना चाहिए। क्योंकि कस्तूरबा गांधी का जो विद्यालय चलाया गया था वो आपका 6 से लेकर 8 तक चलाया गया था। कहाँ से लेकर? 6 से लेकर 8 तक के। तो यहाँ पे प्राथमिक ना होकर केवल माध्यमिक यहाँ पे कर लीजिए, माध्यमिक बालिका शिक्षा से। ठीक है, तो इसका हम क्या लगाए हैं ना, देखिए दोनों में से कोई नहीं सही हो पा रहा, इसलिए हम यहाँ पे चलिए यहाँ पे उत्तर लिख दे रहे हैं, माध्यमिक बालिका शिक्षा, माध्यमिक बालिका शिक्षा से, है ना। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर आपका आ जाएगा पेपर में तो आप लगा दीजिएगा इसको, लेकिन फ़िलहाल जो सही आपका हो वो माध्यमिक शिक्षा बालिका है। ठीक है, चलिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है ना। 110 नंबर क्वेश्चन है, प्रोफेसर यशपाल का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया था। प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? यह आपका किया गया था मार्च 1992 में। कब किया गया था? मार्च 1992 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन है, बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है। यह कथन किसका है? यानी कि फिर से एक बार कथन पढ़ते हैं, बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को ज्ञान दे देना अच्छा है। यह कथन किसका है? यह आपका आया था
ये आपका लॉर्ड मैकाले ने लाया था। कब लाया था? 1835 में लाया था इन्होंने। कब लाया था? 1835 में यह घोषणा किया था कि सभी लोगों को शिक्षित ना करके कुछ उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित कर दिया जाए, फिर वहाँ से शिक्षा सभी लोगों को, साधारण लोगों को तक धीरे धीरे पहुँच जाएगा, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है। देखिए, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य है एक पढ़ाएं एक। क्या है? एक पढ़ाएं एक। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 113 नंबर क्वेश्चन है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट की स्थापना की गई। तो डाइट की स्थापना कब की गई? तो आपका 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई थी। कब की गई थी? 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन मिड डे मील की योजना कब प्रारंभ हुई? ये आपका हुआ था 15 अगस्त 1995 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 से हुआ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय आपका है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का शिक्षा कर दिया गया? ये आपका किसे कर दिया? किसमें? अनुच्छेद 21 का के द्वारा। ठीक है, ये आपका पहले जो है मूल कर्तव्य में था शिक्षा, लेकिन अब यह मौलिक अधिकार में कर दिया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 117 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इसमें क्या बोला है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ये बिल्कुल सही बात है। उसमें 5 मूल मंत्र दिए गए हैं, मूल सिद्धांत दिए गए हैं कि NCF 2005 के द्वारा ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ठीक है, इसके बाद दूसरा उसमें बात किया गया कि पढ़ाई के रटंत पद्धति से मुक्त कराना है ना, कि किसी बच्चे को कोई भी चीज़ रट के नहीं बताना है। ठीक है, ऐसे याद करना इजी नहीं, बल्कि उसको क्रियाकलाप द्वारा, उसे अन्य प्रयोगों द्वारा उसे करके जो दिखा के जो बताना है। ठीक है, पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये तीनों चीज़ सही है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमने NCF का एक स्पेशल वीडियो डाला है, अगर नहीं आपने देखा तो उसको देख लीजिएगा। चलिए अगला है आपका, सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता देता है। तो आपका वित्तीय सहायता कौन देता है? आपका वित्तीय सहायता आपका केंद्र और राज्य सरकार देता है। कौन देता है? वित्तीय सहायता केंद्र और राज्य सरकार देता है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, देश में संविधान लागू किया गया। तो देश में आपका संविधान कब लागू किया गया? पूर्णतः 26 जनवरी 1950 से। कब से? 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। तो शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में कब स्वीकार किया गया? या 1 अप्रैल 2010 से। कब से? 1 अप्रैल 2010 से। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना। यह आपका किससे संबंधित है? सार्वभौमिकरण से संबंधित है। किससे? सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण का मतलब होता है कि सभी को किसी न किसी तरह से शिक्षित करना या शिक्षा सभी लोगों तक धीरे धीरे पहुंचाना। ठीक है, चलिए अगला है आपका बेसिक शिक्षा अधिनियम। कौन सा है? बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य क्या था? यह उद्देश्य था कि अधिक से अधिक विद्यालय खोलना। एकदम बिल्कुल सही बात है। छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, ये भी सही बात है। मिड डे मील की व्यवस्था की स्थापना करना, यह भी सही है। इसके बाद है दैनिक शैक्षिक कार्यों को प्रभावी क्रियान्वयन करना, यानी कि एक मिनट सॉरी, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो है, यहाँ पे मिड डे मील योजना आपका ये आपका आया था 1995 में। ठीक है, और यहाँ पे छात्रवृत्ति योजना भी 1972 में नहीं आया था। ठीक है, तो अधिक से अधिक विद्यालय खोलना ये तो बहुत पहले से बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे जो सही उत्तर आपका बन रहा है, शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी या क्रियान्वयन से, है ना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हमने उसको ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन है,
प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है। तो यानी कि न्यूनतम अगर कोई चीज़ उपलब्ध कराए हमने तो वह कब आया था, वह आपका था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना से संबंधित था। कब था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना से संबंधित था। और यह कब आया था? यह आपका आया था 1986 में। सॉरी 1986 तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ से 1987 कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पे अगर आपको ऑप्शन नहीं मिला तो आप 1986 भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी तो उसी के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी आया था, ठीक है। चलिए, आपको ये दोनों सही आपका माना जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? तो उस टाइम साक्षर जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी, तो उस टाइम सबसे कम थी, लगभग 14% थी। कितना थी? 14%। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता था। तो यह कैसा विकास होता था? सृजनात्मक एवं क्रियाकलापों से। कैसा होना चाहिए? सृजनात्मक एवं क्रियाकलापों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? तो सर्व शिक्षा अभियान आपका ये 6 से लेकर 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए ये लागू किया गया है, ठीक है। चलिए, अगला है आपका, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग के बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए यह लागू किया गया है? तो यह आपका अनुसूचित अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए किया गया। तो हाँ, ये सही बात है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी किया गया, ये भी सही है। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए क्या, ये भी सही है। उपयुक्त सभी वर्गों के लिए किया गया, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 128 नंबर क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के वित्तीय सहायता प्राप्त है। तो वित्तीय सहायता किससे प्राप्त है? तो आपका राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त है। किससे? राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 129 नंबर क्वेश्चन है, कितने अंतराल के उपरांत पाठ चर्चा के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान किया गया है? तो यह आपका 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद किया गया है? 5 वर्ष बाद, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 130 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। यह आपका कब रखा था? यह आपका 1937 में रखा गया था। कब रखा गया था? 1937 में। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह आपके थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 132 नंबर। अच्छा, आप लोग एक चीज़ बताइएगा, यह जो आपका डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो थे, इनका एक आया था मुदालियर आयोग। क्या आया था? मुदालियर आयोग। एक सेकंड, मुदालियर आयोग। तो आप लोग बताइएगा कि यह मुदालियर आयोग किस सन में आया था? किस सन में आया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, डॉक्टर मुदालियर आयोग ये वाला आप लोग बता दीजिएगा। यह प्रोफेसर यशपाल समिति यानी संशोधित शिक्षा नीति कब आई थी? एक इसका भी सन बता दीजिएगा। और डॉक्टर राधा कृष्णन यह कब आया था? इनका आयोग कब आया था? इनका भी सन बता दीजिएगा। और दौलत कोठारी सिंह का भी बता दीजिएगा, इन्होंने कब जो है अपने इनका आयोग कब आया था, है ना। इनका भी दौलत कोठारी सिंह का आयोग एक कोठारी आयोग के नाम से आया था, ठीक है। ये कब आया था? इनका भी सन बता दीजिएगा आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग इन सभी आयोग के जो अध्यक्ष थे इनका नाम दिया गया है और इनका आयोग कब आया था, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में क्रमशः जो है कमेंट कर दीजिएगा। सभी लोगों का सन लिख के, जैसे जिनका सन लिखिएगा उनके सामने, जैसे मुदालियर का आपने लिखा, मुदालियर सन इनका इतना, डॉक्टर यशपाल इनका सन इतना, कोठारी आयोग इतना सन, राधा कृष्ण आयोग इतना सन, ठीक है। ऐसे करके आप लोग कमेंट करके ऑफलाइन जब आप वीडियो देख लीजिएगा या आप वीडियो देखते हुए पॉज करके इसके बाद कमेंट करके तब वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 132 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने का अवसर दिया जाना चाहिए? यानी कि निम्नलिखित में से किस स्तर के बच्चों को
विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के अवसर दिए जाने चाहिए। यह आपका दिए जाने चाहिए कब? पूर्व प्राथमिक विद्यालय को। जैसे जब बच्चा छोटा होता है, यानी कि 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, उसे स्वतंत्र रूप से विकसित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका ह्रास की समस्या से आशय। ह्रास मतलब क्या होता है? नुकसान, घाटा। ठीक है, यह कक्षा की अनियमित उपस्थिति से नहीं, बच्चों में अनुत्तीर्णता से नहीं, बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे जब चले जाते हैं तब वह वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे ह्रास होता है। कैसे ह्रास होता है? ताकि जो वहाँ पे विद्यालय में जो चीज़ पढ़ाई हुई रहती है तो वहाँ से फिर उसका कोई लाभ नहीं हो पाता किसी बच्चे का। ठीक, तब वह क्या होता है? जो शिक्षक उस पर जो मेहनत किए रहते हैं उसका उस चीज़ का प्रतिफल उनको नहीं मिलता है, तो वह उनका हानि होता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 7 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, चलिए पटेल एक्ट संबंधित है। पटेल एक्ट किससे संबंधित है? यह आपका प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता एवं परिणात्मक वृद्धि से संबंधित है। किससे? परिणात्मक वृद्धि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। देखिए 5 मार्गदर्शन जो सिद्धांत है आपका लघु उत्तरी में आपके पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार 5 मार्गदर्शी सिद्धांत के बारे में लिखिए या 5 मार्गदर्शी सिद्धांत लिखिए। ठीक है, तो आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे पहला आपका था उनका पहला सिद्धांत यही था कि विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना, पहला उनका सिद्धांत ये था। ठीक, इसके बाद जो है फिर उनका था कि पाठ्यक्रमों के कुछ उपविषयों को रटन प्रणाली से, कुछ नहीं बल्कि पूरा पाठ्यक्रम के जो रटन प्रणाली है उससे क्या मुक्त कराना है, उनका ये दूसरा काम था। इसके बाद जो है पाठ्य चर्चा एवं संवर्धन पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित करना। ठीक है, यह आपका नहीं बल्कि जो पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित नहीं होना चाहिए बल्कि जो है बाल केंद्र पर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। ठीक है, जिससे बच्चों के ऊपर कम बल पड़े। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका जो उत्तर आपका राइट आंसर आपका जो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये थोड़ा सा ये यहाँ पे गलत दिया है। देखिए यहाँ पे ये कहना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित नहीं है। क्या है? निहित नहीं है। यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए, निहित नहीं है। ठीक, क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पे ये तीनों बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, रटन प्रणाली को मुक्त भी करना है, विद्यालय ज्ञान से ना जोड़कर बल्कि बाहरी ज्ञान से भी जोड़कर जो बच्चों को बताना है, और कक्षा की गतिविधियों के परीक्षा को कम महत्व देना है। ठीक है, तथा पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना होना चाहिए। ये चीज़ जो है ये आपका बिल्कुल गलत है। उसमें ये कहा गया कि पाठ्य चर्चा एवं संवर्धन जो पाठ्यक्रम है वो आपका पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क कराने का प्रस्ताव रखा। तो यह आपका जो निःशुल्क शिक्षा का जो प्रस्ताव रखा था ये आपका दादा भाई नौरोजी ने रखा था। किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने रखा था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है 37 नंबर 100 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना पर नवी पंचवर्षीय योजना में चालू की गई थी। कब की गई थी? नवी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई थी। इसके बाद 138 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। वह आपका कब शुरू किया गया था? यह आपका सन 2004 में किया गया था स्कूल चलो अभियान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई थी। तो आपका किस में की गई थी? आपका केरल राज्य में किया गया था। किसमें? केरल राज्य में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। तो आपका पूर्व प्राथमिक कब हो जाएगा? यानी 6 से लेकर 14 वर्ष के पहले। ठीक है, यानी कि लेकर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है आपका। ठीक है, चलिए यशपाल समिति का गठन किया गया था। तो यशपाल समिति का गठन कब किया गया था?
1992 में किया गया था, 1992। कहीं कहीं पे आपको 1992 से लेकर 93 भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यह भी आपकी बात सही है, ठीक है। चलिए, बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो बुनियादी शिक्षा से संबंधित कौन है? यहाँ पे बीजी खैर जो है ये बुनियादी शिक्षा के समर्थक नहीं थे, ठीक है। बाकी सब बुनियादी शिक्षा को जोड़ दिए थे, ठीक है। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है बच्चों को विद्यालय में ठहराव एवं वृद्धि करना, ये है। बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, ये भी है। शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन को कम करना, ये भी सही बात है। जिससे जब पोषण आहार जब मिलेगा तो बच्चे जरूर विद्यालय में आएंगे, है ना। और कुपोषण की समस्या को दूर करना, ठीक है, यह भी आपका था। अच्छा, पूछा गया कि पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। यानी कि कुपोषण की समस्या को दूर करना, ये तो आपका, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए विद्यालय आपका कुपोषण थोड़ी ना जो है दूर करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, शिक्षा से संबंधित जो समस्या है उसको दूर करेंगे। बच्चों को जो है वहाँ पे नामांकन जो होगा, वहाँ पे बच्चों का ठहराव होगा। यानी कि ये जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे बच्चों का विद्यालय में ठहराव होगा, वृद्धि होगा जब जो है उनको पोषण आहार मिलेगा, जब मिड डे मील योजना चलेगी, है ना। बच्चों का स्वस्थ और पुष्ट धीरे धीरे उससे क्या हो जाएंगे, बनेंगे। लेकिन अगर उनके अंदर कुपोषण, तब वो थोड़ी दूर हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है। चलिए, 144 नंबर क्वेश्चन है, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था। तो ये आपका किसने किया था? ये आपका लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। कब किया गया था? किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने चुपके से जो है एक जो है सम्मेलन किया था कि शिक्षा पे कैसे शिक्षा भारतीयों को दिया जाता है। ये शिमला में चुपके से किया गया था, जिसमें जो है किसी भारतीय को पता ही नहीं था, ठीक है। तो यह बताया कि जो है भारतीयों के बीच, भारतीयों के लिए यहाँ पे षड्यंत्र रचा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 145 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन स्थापना हुई थी 1998 में। कब हुई थी? 1998 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना आपकी लागू की गई थी 17 मई 1993 को। कब की गई थी? 17 मई 1993 में की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह कहलाता है, यह क्या कहलाता है? यह आपका ह्रास कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? ह्रास कहलाता है। अगर वह बीच में क्लास छोड़कर चला जाता है बच्चा, जैसे कक्षा 2 तक पढ़ा, फिर इसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया, तो क्या हुआ? यह ह्रास हुआ। और अगर बीच बीच में, यानी कि इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 148 नंबर क्वेश्चन है, 1960 से 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष थे। तो 1960 से 61 में जनजातियों के शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए जो गठित की गई थी कमेटी, उसके अध्यक्ष श्री UN ढेबर थे। कौन थे? श्री UN ढेबर थे, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपकी की थी दुर्गाबाई की थी। कौन की थी? दुर्गाबाई देशमुख की थी, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा किसको प्रदान की जाती थी? तो अंधे लोगों को। तो ब्रेल लिपि का मतलब ऐसा होता है कि जो लोग जो है देख नहीं पाते हैं, ठीक है। कैसे लोग? देख नहीं पाते, तो उनके हाथ से स्पर्श करा के जो है उनको शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। 151 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो यह आपका किया गया था, यह आपका 1997 से लेकर 1998 में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1997 से लेकर 1998 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था। तो यह कब किया था और किसने दिया था? यह आपका जो हार्टिंग समिति के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? हार्टिंग समिति के द्वारा दिया गया था। यह आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ का मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली है, ठीक है।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यानी कि ये NCERT का ये फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था। तो बेसिक शिक्षा अधिनियम आपका 1972 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1972 में पारित हुआ था। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था। तो शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ आपका 1958 में किया गया था। कब किया गया था? 1958 में किया गया था। चलिए, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान जिस धारा में करता है वह आपकी धारा कौन सी है? वह आपकी धारा 45 है। कौन सी है? वह आपकी धारा 45 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में हुआ था? वह आपका योजना आपका पोषाहार वितरण योजना चालू किया गया था। कौन सा? पोषाहार वितरण योजना। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था। तो कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी अधिकार आपका क्या दिया था कि लोक मत निर्माण का, मुफ्त पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था किया गया था, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था किया गया था। यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, हंटर कमीशन किसे कहते हैं? हंटर कमीशन कब आया था? आपका आया था 1882 में आया था। कब आया था? 1882 में आया था। और इसे हम और किस नाम से जानते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। चलिए, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? कोठारी आयोग का गठन आपका हुआ था 1964 लेकर 66 के बीच किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। यह अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किए थे? 16 दिसंबर 1990 को किए थे। कब किए थे? 16 दिसंबर 1990 को किए थे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की थी? ये आपके किए थे पटेल समिति, आचार्य राममूर्ति समिति, NCERT कार्यदल। यानी कि तीनों लोगों ने इस पर जो है चिंता व्यक्त किया था। यानी कि तीनों संस्था या तीनों समिति ने किया था। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद आपके प्रोफेसर यशपाल समिति ने इस पर जो है कह दिया कि जो 1992 में जो शिक्षा नीति आई थी, राष्ट्रीय संशोधित शिक्षा नीति की, शिक्षा बिना बोझ के होना चाहिए। ठीक है, चलिए, NCF 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। तो अब NCF के अंतर्गत जो किए गए चिन्हित कौन से? जैसे बच्चों के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए, शिक्षक की भूमिका एवं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए, शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि यह ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 165 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका 1987 लेकर 1988 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना की गई थी? तो स्कूल चलो अभियान में यहाँ पे कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को आकर्षित करने की बात की गई है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया है। तो किस किस क्षेत्रों पर बल दिया गया है? व्यक्तिक एवं सामाजिक तैयारी पर ध्यान दिया गया, ये भी सही बात है। शैक्षिक तैयारी पर बल दिया गया है। मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक एवं शाब्दिक अशाब्दिक भाषण कौशल, इन सब पर भी बल दिया गया। यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इन सभी पर जो है बल दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, पोषाहार वितरण योजना जो निम्न विचार को प्रारंभ किया गया है, यह आपका नामांकन बढ़ाने के लिए किया गया है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आपका एक ही है, नामांकन बढ़ाने के लिए किया गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए समुदाय को शामिल करने के लिए इससे कोई तात्पर्य नहीं है, शिक्षकों को व्यस्त करने के लिए ऐसा कोई बात नहीं, रोजगार को बढ़ाने के लिए ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। 169 क्वेश्चन नंबर है,
चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे। तो चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास क्या थे कि भारत में विद्यालयों की स्थापना हो, ये सही बात है। अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करना, यह भी चार्ल्स ग्रांट के प्रयास थे। ठीक है, तो इसलिए आ अब्बा सा दोनों जो है, आ अब्बा जो है, दोनों इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही जवाब आपका है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं। तो शिक्षकों के दायित्व क्या दिए हैं कि नियमित स्कूल में उपस्थित होना, बिल्कुल सही बात है। पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना, यह भी सही है। प्रत्येक बच्चे को सीखने की योग्यता का आकलन करना, आकलन मतलब वही परीक्षा लेना, ठीक है, टेस्ट लेना, यह भी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों बात सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP संचालित हुई थी, यह आपकी कब संचालित हुई थी? यह आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना में चालू हुई थी। कब चालू हुई थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना में चालू हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ह्रास एवं अवरोधन को रोकने के लिए संप्राप्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हेतु प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? तो आपकी सुविधाएं जो छात्रवृत्ति योजना चालू की गई, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं ड्रेस चालू किया गया, विद्यालय में मध्याह्न भोजन चालू किया गया, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि चारों, इसका ऑप्शन सही, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, न्यूपा का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूपा का मुख्यालय आपका कहाँ है? दिल्ली में है आपका। 174 नंबर क्वेश्चन है, सभी के लिए शिक्षा का किसका मुख्य लक्ष्य है? सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है? तो यह आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 175 नंबर क्वेश्चन है, नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत कहा गया कि हर अभिभावक व संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने के अवसर उपलब्ध कराएगा। यह अनुच्छेद किस में कहा गया? यह अनुच्छेद 51 का में कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 176 नंबर क्वेश्चन है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष गठित हुआ? तो यह बाल संरक्षण अधिनियम आपका 2005 में गठित किया गया था। कब किया गया था? 2005 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों एवं हितों को संरक्षण से संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यानी कि देखिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की बात किया है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 29(1). कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 29(1) जो है वह अल्पसंख्यक वर्गों को हितों का संरक्षण के लिए बात किया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? आपका 86वां संविधान हुआ था आपका, वहाँ पे जो है मौलिक अधिकार के रूप में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा को डाल दिया गया। ठीक है, पहले यह मूल कर्तव्य में था। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है 179 नंबर, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? तो यह आपका हार्टिंग समिति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? हार्टिंग समिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 180 नंबर क्वेश्चन है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान आप कहाँ पे है? आपका प्रयागराज में है। कहाँ पे है? प्रयागराज में है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? तो यह आपका हुआ था लागू 1 अप्रैल 2010 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न आयोगों का सही क्रम बताइए। तो देखिए सही क्रम आपका ये हो जाएगा, जैसे देखिए राधा कृष्ण आयोग कब आया था? 1948 में आया था। कोठारी आयोग 1964-66 में आपका आया था। वुड डिस्पैच आपका 1854 में आया था। हंटर आयोग 1882 में आया था। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा सी वाला। कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले आपका हो जाएगा सी वाला, यानी कि सी, क्योंकि ये पहले ये आपका है 1854, फिर आपका हो जाएगा ए, फिर इसके बाद आपका देखिए 1948 से आपका यहाँ हो जाएगा CABD। तो आप कौन? CABD, यानी कि ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे सन भी लिख दिए हैं। ठीक है, आपको जो हमने कमेंट में पूछा तो आप यहाँ से भी कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना
कब लागू की गई थी? तो ये आपकी लागू की गई थी 15 अगस्त 1995 में लागू किया गया था। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है, तो अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था कौन सा? एनसीटीई है। कौन है? एनसीटीई है। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जितना क्वेश्चन है हमने प्रारंभिक शिक्षा के नए प्रयास, हमने इसको इस दूसरे पार्ट में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब आपका अगला सब्जेक्ट आएगा भारतीय वर्तमान समाज। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव करा देंगे, फिर इसके बाद तभी आपका अतलघुत्ते वाला क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।